अस्सलाम वालेकुम। पाकसाई कौम के आज के सेशन के मेहमान डॉक्टर आमिर तौसीन साहब। डॉक्टर साहब एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं मजलिस इल्मी फाउंडेशन के, और इसके साथ आप प्रिंसिपल भी रहे हैं मॉडल दीनी मदरसाज एंड कॉलेजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के, और आप पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। डॉक्टर साहब डिफरेंट मीडिया चैनल्स के साथ 15 साल से ज़ायद इन्होंने काम किया है, और नेशनल टीवी के साथ भी, जिसमें जियो टीवी नेटवर्क हैं, ARY डिजिटल है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, QTV है, GTV नेटवर्क है। आप इन डिफरेंट टीवी चैनल के साथ एज रिसर्च राइटर के तौर पर, एज रिलीजियस कंटेंट डेवलपर, लाइव सेंसर हेड और प्रोग्राम होस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे नुमाया खसूसियत है डॉक्टर साहब की, वो ये है कि आप 8 दफ़ा कौमी सीरत अवार्ड विनर भी हैं। तो हम वेलकम करते हैं, हमारे लिए निहायत खुशी का बायस है कि डॉक्टर साहब ने आज हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके तारुफ से हम स्टार्ट करते हैं। आपका मुख्तसर सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे देखने सुनने वालों के लिए, और ये बता दीजिएगा कि आपका अमली ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ और करंटली आपका स्टेटस क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इस नाचीज़ को इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका दिया और इस काबिल समझा कि आपको कुछ मेरे जो ख़यालात हैं उनका इज़हार करने का आपने एक मौका फ़राहम किया है। मैट्रिक से मैंने अपनी ज़िंदगी का अमली आगाज़ शुरू किया था, और रेडियो टीवी रिपेयरिंग की उस वक्त शॉप्स होती थी, और वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ काम का आगाज़ किया। रिपेयरिंग का काम मैंने सीखा, और उसके बाद साथ-साथ तालीम का सिलसिला भी चलता रहा। मैट्रिक के बाद जब इंटर पहुँचा तो और मुख्तलिफ शोबाजात में भी, यानी स्किल डेवलपमेंट में मेरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, और मैंने प्लम्बरिंग का कोर्स किया, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया, कारपेंटरिंग का कोर्स किया। कोर्स से मुराद ये है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठना, उनकी दुकानों में जाना और उनका वो काम सीखना। तो ये कोशिश रही कि ताकि जो घरेलू ज़िंदगी में ये छोटी-मोटी चीज़ों की जो ज़रूरत रहती है, उसमें किसी की मोहताजी ना हो। तो ये सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में चलता रहा, और उसके साथ तालीम का जो मामला था, उसमें सच बात मैं आपको बताऊँ तो मैं बहुत कमज़ोर था। मैट्रिक इंटर तक तो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मेरी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई, और सबसे बढ़कर जो मेरी दिलचस्पी बढ़ी, वो शादी के बाद बढ़ी है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शादी के बाद तो अमूमन लोग तालीम का मैदान छोड़ देते हैं और ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार नहीं करते। लेकिन उसके बाद यही हुआ कि मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इस्लामिक स्टडीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर रहा पूरी कराची में। फिर उसके बाद एक हादसा हुआ, और वो हादसा ये था, हादसा कह लीजिए, सानिया कह लीजिए, कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और उनके इंतकाल के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती सूरत की सूरत में सामने आती चली गईं। फिर उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि मज़ीद तालीम हासिल करनी चाहिए ताकि जो मेरे वालिद साहब का इल्मी काम है, मैं उसको भी साथ-साथ आगे बढ़ा सकूँ। तो मैंने पीएचडी में दाखिला लिया, और पीएचडी करने के बाद 2004 में मुझे डिग्री अवार्ड हुई। तो मैंने सोचा कि एलएलबी भी कर लेते हैं। तो कानून भी फिर मैंने पढ़ा, और कानून पढ़ने के बाद फिर तशनगी शायद कुछ रह गई थी, और उस तशनगी को पूरा करने के लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा में आईआर में मैंने मास्टर्स किया। और इसके अलावा कुछ लिखने-लिखाने की मसरूफ़ियत तो साथ चलती रहती थी। कुछ सीरत पे आर्टिकल्स लिख लिए, कुछ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिख लिया। ये लिखने-पढ़ने का जो बुनियादी शौक पैदा हुआ, ये मुझे अपने वालिद साहब की उसी लाइब्रेरी से पैदा हुआ कि जहाँ किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा। फिर उसके बाद मीडिया चैनल से भी वाबस्ता रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्कि उससे पहले मैं प्रिंट मीडिया में भी मुख्तलिफ अखबारात में काम करता रहा, और फ्रीलांस मैंने काम किया, और कराची के बड़े-बड़े मशहूर अखबार हैं वो। और फिर उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी मौका मिला और बड़े चैनल्स में मैंने काम किया, उसका मेरा कंटेंट का, रिसर्च का और बैक कैमरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद कुछ मौका मिला और स्क्रीन पर आने का, और उस हवाले से कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम भी किए सीरत के मौजू पे, किताबों के इंट्रोडक्शन के हवाले से और इस तरह के इंटरव्यूज़ टाइप के काफ़ी मैंने प्रोग्राम अ, लेकिन फिर ज़िंदगी को शायद कुछ और मकसद था और उसने मुझे कहीं और ले जाना था। मैं एजुकेशन फ़ील्ड से जुड़ गया और पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड का यहाँ पर कराची में एक मदरसा कॉलेज के नाम से एक इदारा था, मॉडल दीनी मदरसा एंड कॉलेज। उसमें एज़ ए प्रिंसिपल मैं तैनात हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। वहाँ मैंने 2 साल काम किया और वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अजीब मामला था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सरकारी इदारों में उन इदारों को, उन बिल्डिंगों को और वहाँ के बच्चों को चलाना इंतहाई मुश्किल होता है, और जबकि बजट भी ना हो तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सरकारी इदारे चलते ही बजट पर हैं। तो वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ाती कोशिश से, अपने दोस्तों के ताउन से उस इदारे को मैंने भरपूर बनाने की मैंने कोशिश की और वहाँ पे एक बहुत अच्छा निज़ाम बनाने की कोशिश की। मतलब मैं अगर ये बात कहूँ तो शायद गलत ना होगा, और ये रिकॉर्ड पर सारी चीज़ें हैं कि उस मदरसे कॉलेज में आप यूँ समझ लीजिए कि 11 मुझसे पहले 11 साल तक वहाँ पर असेंबली तक नहीं होती थी, और असातिज़ा का भी कोई टाइम टेबल ऐसा नहीं था कि जिसमें उनका कोई नज़म पैदा हो सके, और तालीमी मेयार तो ख़ैर बहुत ही गिर चुका था, और जो दरो-दीवार की हालत थी, वो तो बस अल-अमान वल हफ़ीज़ ये सूरत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ाती काविश, मेहनत और ख़ुलूस के सबब जो कोशिशें की, तो उसका नतीजा अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया कि मैं पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड का बाकायदा, बाज़ाब्ता इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद जो है, मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ, और 3 साल मेरी जो चेयरमैनशिप थी, वो ज़िंदगी का एक अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ पर भी मैंने बहुत काम किया और उसकी तफ़सील काफ़ी ज़्यादा लंबी है। किस्सा मुख्तसर ये है कि मजलिस इल्मी जो इदारा है, उसके साथ मेरी चूँकि अटैचमेंट रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस ज़िंदगी का सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत और स्ट्रगल से भरपूर ज़िंदगी आपकी माशाल्लाह। ये बताइए कि आपका पीएचडी का टॉपिक क्या था, आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा जो पीएचडी का उन्वान था, वो 3 बड़े अदयान, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, इनकी मज़हबी रवादारी का तक़ाबुली जायज़ा। यानी उनकी कुतुब मुक़द्दसा की रोशनी में, तारीख़ की रोशनी में और हालात हाज़िरा की रोशनी में। ये मेरा उन्वान था, और मुझे खुद ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि मुख्तलिफ़, बिलख़ुसूस दीन इब्राहीमी के ये 3 अदयान जो हैं, इनमें मज़हबी रवादारी का जो तसव्वुर पाया जाता है, उसको हम किस तरह से सम अप कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं और इसका हम बेहतर नतीजा क्या निकाल सकते हैं। तारीख़ी तौर पर तो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात और मसाइल आड़े आती रही हैं। हमारी बेतहाशा तारीख़ी कुतुब इन तमाम हवालों से भरी पड़ी हुई है। लेकिन असर हाज़िर में जब हम देखते हैं माशरों की हालत, कौमों की हालत, वो चाहे मुसलमान कौम हो, चाहे वो यहूदी कौम हो, चाहे वो ईसाई कौम हो, उनके यहाँ रवादारी का तसव्वुर किस बुनियाद पर कायम है, किस तरह से कायम है। मैंने ज़ाती तौर पर अपने इस मौज़ू के हवाले से अमेरिका का विज़िट किया, इंग्लैंड का विज़िट किया, वहाँ मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में जाना हुआ। मसीहत के जो मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, उन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, उनके जो बड़े लोग थे। इसी तरह जो यहूदी रब्बी हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई, उनके लोगों के पास भी जाना हुआ। तो अमली तौर पर, यानी मैंने अपने इस थीसिस में कोशिश ये की कि अमली तौर पर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की जाए। हम हमारे यहाँ अमूमन जो तहकीक का मेयार होता है, इस तरह के मौज़ूआत के हवाले से, तो हम किताबों से ही कट पेस्ट करते हैं, और किताबों से ही किसी मुसन्निफ़ ने आज से 50 साल पहले अगर की बात की होती है, तो हम उसी की बात को एक हतमी समझते हैं और उसी की बात को कोट करके अपने मकाले में शामिल कर लेते हैं। मैंने कोशिश की कि अमली तौर पर भी ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए,
اور ایک بہتر اس کا خلاصہ نکالا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مجلس علمی فاؤنڈیشن سے آپ کی وابستگی کب اور کیسے ہوئی، اور یہ ادارہ کب قائم ہوا، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور خاص طور پہ اس کی جو لائبریری ہے، ریسرچ لائبریری، اس کی انفرادیت کیا ہے؟ مجلس علمی ادارہ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے سورت کے نام سے، گجرات میں، گجرات صوبہ ہے اور اس کا ایک شہر سورت ہے، اور سورت میں پھر ایک علاقہ ڈھابیل کے نام سے ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے علماء کرام جب دارالعلوم دیوبند سے وہاں سے منتقل ہوئے تو وہ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ یہ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل ایک، اس میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے بڑے بڑے اکابرین وہ وہاں پر موجود ہوئے اور انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا۔ وہاں پر ایک اور ان کے ہم اثر ساتھیوں میں سے مولانا محمد موسیٰ میاں صاحب تھے، اور جو وہ بھی سورت کی تھے اور صوفی گجراتی تھے، اور ان کے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر لوگوں میں سے تھے، یہ بھی دیوبند کے ہی فارغ علماء میں سے تھے۔ ان حضرات نے مل کر جو ہے ایک یہ خیال سوچا کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں کہ جو بر صغیر میں اشاعت علم حدیث کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتا ہو اور علم حدیث کے حوالے سے ایک بہترین کام کر سکے۔ تو انہوں نے مجلس علمی کا نام منتخب کیا اور یہ ادارہ 1931 میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کے ایک گوشے میں وہاں پر قائم کر دیا گیا۔ اس ادارے نے بڑی ضخیم کتابیں شائع کی ہیں اور بڑی علمی کتابیں جس کی تعداد تقریباً 48 سے زیادہ ہیں، جس میں عربی کتابیں ہیں، فارسی ہیں، اردو ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام کی اس میں کتابیں بھی شامل ہیں، اور بالخصوص حدیث کے حوالے سے جو تحقیقی اور تخریجی کام کیا ہے اس کی ایک لمبی تفصیل موجود ہے۔ 1952 میں پارٹیشن کے بعد پاکستان اس کو منتقل کر دیا گیا، اور یہاں پر جو ذمہ داری دی گئی مولانا علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی، چونکہ یہ ہندوستان میں ان اکابرین علماء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان حضرات کے ساتھ ہی ایک تعلق تھا، تو یہاں پاکستان جب منتقل کیا گیا اس ادارے کو تو علامہ یوسف بنوری صاحب کے ذمہ داری اس میں لگا دی گئی، اور ان کی سرپرستی میں اس ادارے کا جو اس کے اصل مقاصد تھے اس پر کام چلتا رہا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہندوستان سے کتابیں جو جمع کی گئی تھی 1931 میں، 1931 سے لے کے 1952 تک، وہ کتابیں جو ہیں پانی کے جہاز کے ذریعے سے کراچی بھجوا دی گئی، اور یہاں پر باقاعدہ پھر ایک کمرے میں، ایک علاقے میں، ٹاور کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک بلڈنگ میں مجلس علمی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کر دیا گیا، اور یہ اس لیے قائم کیا کہ یہاں پر باقاعدہ ایک لائبریری کے طور پہ اس کی خدمات کو ہم آگے شروع کریں، اور جو محقق اس مجلس علمی کی لائبریری سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ جائیں۔ تو گویا کہ نشر و اشاعت کے ادارے سے یہ آگے بڑھتا ہوا ایک لائبریری کی صورت میں بھی متعارف ہوا۔ ہمارے والد صاحب چونکہ علامہ یوسف بنوری صاحب کے سب سے بڑے داماد تھے، اور وہ چونکہ ان کی دامادی میں آنے سے پہلے ہی اس مجلس علمی کے ساتھ ان کی وابستگی ہو چکی تھی، اور 1952 میں جب وہ ہندوستان سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور وہاں سے پڑھا کے جب پاکستان منتقل ہوئے یا مختلف اداروں میں انہوں نے خدمات انجام دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مجلس علمی کے ساتھ بھی ان کی ایک وابستگی جڑ گئی تھی۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب ہمارے والد صاحب کی شادی ہوئی علامہ یوسف بنوری صاحب کی سب سے بڑی بیٹی کے ساتھ، تو ظاہر ہے پھر تو مجلس علمی ہمیں وراثت میں مل گئی، اور یہ لائبریری بھی ہمیں وراثت میں مل گئی۔ تو یہاں پر جتنا علمی مواد تھا، اور چونکہ گھر اور دفتر لائبریری بالکل جڑی ہوئی تھی، تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اسی لائبریری اور اسی کتب خانے کے گوشے میں ہی پیدا ہوئے، تو ہمارا اس کے ساتھ جو ایک تعلق تھا وہ پیدائش سے ہے اور اب تک الحمدللہ جڑا ہوا ہے۔ لیکن باضابطہ چونکہ ایسی سی پی سے ہمارا رجسٹرڈ ادارہ ہم نے 1990 میں کیا تھا، تو 1990 سے میں باقاعدہ اس کا رجسٹرڈ ممبر ہوں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ مجلس علمی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو بنیادی تعلق اور لائبریری کے حوالے سے آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس کی انفرادیت کیا ہے، یا اسے لائبریری کی ریسرچ کے حوالے سے خدمات کیا ہیں۔ ہماری اس لائبریری سے
जब पाकिस्तान मुंतकिल हुई तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़्यादा PhDs के लिए यहाँ पर रिसर्च वर्क किया गया, यानी कि बेतहाशा ऐसे मुहक्किक उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने लाइब्रेरी से इस्तिफादा किया और अपने तहकीकी मकालों के लिए यहाँ बैठ के काम करते रहे। तो मजलिस इल्मी का ये एक एजाज़ है कि हमने कोई कभी मेंबरशिप नहीं रखी और कोई फीस नहीं रखी, बिल्कुल एक तो फी सबीलिल्लाह कार खैर के तौर पे हम अपने इस इदारे को चलाते हैं और हमने आज तक एक पैसे का भी किसी से डोनेशन नहीं लिया है। हमारा ये फैमिली वक्फ इदारा है और इस फैमिली वक्फ इदारे की जो आज तीसरी जनरेशन है, यानी मौलाना मूसा मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक उनकी जो तीसरी जनरेशन है वो इस लाइब्रेरी को अपनी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक इसको चलाती है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसे तलबा हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ जामियात के, वो यहाँ पर आते हैं और इस्तिफादा करते हैं और ज़्यादातर तहकीकी मौज़ूआत के लिए ही आते हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। आप चेयरमैन मदरसा एजुकेशन बोर्ड भी रहे कुछ अर्सा के लिए। ये तजर्बा आपका कैसा रहा और क्या समझते हैं कि जो दीनी मदारस का निसाब है उसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? देखिए ये पोस्ट बाकायदा एडवर्टाइज हुई थी और फिर उसके बाद मेरी दिलचस्पी शायद इस वजह से नहीं थी, मैं ये सोच के कि पता नहीं ये बड़े मनसब की जगह है और जैसा कि एक उमूमी मिजाज बना होता है कि यहाँ पे सिफारिश के बगैर काम नहीं होगा, तो कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप अप्लाई कर दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अगर होना होगा तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बना देंगे। तो बहरहाल वो इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए से मेरा इंतखाब हुआ और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का 10 साल तक उसके बोर्ड का इजलास नहीं हुआ था, यानी मुझसे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली और इसकी जो कंपोजिशन है उसके बोर्ड मेंबरान की वो आप सुने तो आपको काफी ज्यादा हैरत होगी। इसमें चेयरमैन HEC बोर्ड के मेंबर हैं, इसमें फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड के मेंबर हैं, फेडरल सेक्रेटरी साइंस टेक्नोलॉजी इसके बोर्ड के मेंबर हैं, 2 मेंबर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के मेंबर हैं, चारों सूबों के एजुकेशन सेक्रेटरीज के बोर्ड के मेंबर हैं और जितने भी विफाकुल मदारिस हैं उनके सदर या जनरल सेक्रेटरी इस बोर्ड के मेंबर हैं। लेकिन नहीं मालूम कि क्या ऐसी वजह हुई कि मुझसे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने बोर्ड का इजलास नहीं किया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेबल था कि मैं मेरिट पर पहला चेयरमैन था, मुझसे पहले जितने भी चेयरमैन आए थे वो या तो एडहॉक बेसिस पर आए थे या एडिशनल चार्ज पर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोर्ड के 3 इजलास किए और 3 इजलास में बहुत सारी चीज़ें मैंने पेश की, जिसमें मदारिस की इस्लाहात के हवाले से और तालीमी इस्लाहात के हवाले से, मदारिस को फैसिलिटेट करने के हवाले से बहुत सारे ऐसे मंसूबों पर मैंने अपनी सिफारिशात या तजावीज़ बोर्ड के सामने रखी और बोर्ड ने बहुत सारी चीज़ें मंजूर भी की। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का एक निज़ाम जो हमारे यहाँ कुछ रुकावटों के हवाले से कुछ एक माइंडसेट होता है ब्यूरोक्रेसी में और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है मदारिस की मरकज़ियत के हवाले से, उसको मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से, ये एक बड़ा अलमिया है। तमाम हुकूमतों ने अपने-अपने तौर पर ये कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान में जितने भी मदारिस हैं, इनको बाकायदा एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाए, इनका बाकायदा रजिस्टर्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ हो। लेकिन अब तक ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं हो सकी किसी भी हुकूमत में। कोशिशें बहुत हुई, MOU साइन होते रहे, मुआहदे साइन होते रहे हर हुकूमत में, लेकिन बस कुछ सियासी मसलहतें बीच में आड़े आ जाती हैं या कुछ और ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से मामलात रुक जाते हैं। इस हुकूमत ने बहरहाल एक कोशिश ज़रूर की है और वो कोशिश यही है कि मदारिस को मेन स्ट्रीम करने के लिए उन्होंने 5 वफाकुल मदारिस के साथ भी मामलात तय करने की बात की, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई रज़ामंदी नहीं है। यकीनन इसके पीछे उनकी अपनी कोई हिकमत होगी, लेकिन हुकूमत ने ये सोचते हुए कि दीगर पाकिस्तान में 8 से 10 हज़ार मदारिस ऐसे हैं जिनके अपने छोटे-छोटे बोर्ड्स बने हुए हैं, उनको बाकायदा बोर्ड का दर्जा दे दिया जाए और दर्जा देने के बाद उनको जो है मरकज़ी धारे में लाया जाए। तो मेरी अब तक की जो मालूमात है वो यही है कि इस वक़्त तकरीबन 7,000 के करीब मदारिस
एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मजीद इस पर काम जारी है। डॉक्टर साहब, जो इस हुकूमत ने जो 2 रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं उस पे आपकी राय जानना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो 5 वफाकुल मदारस थे उसको इन्होंने वफाकात थे उनको मजीद उनको रखते हुए मजीद 10 नए वफाकात इन्होंने बनाए हैं। इस पे आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये। दूसरा आप फरमाइएगा कि जो हमारा यकसा निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस किया है, इसकी वजह से क्या आप समझते हैं कि ये जो दीनी मदारस हैं ये कौमी धारे में किसी सूरत में लाए जा सकते हैं? सर, आपका जो पहला सवाल है वो यही मरकजी धारे में लाने के हवाले से 5 बोर्ड का और नए नए 10 बोर्ड बनाने के हवाले से है। देखें, हर हुकूमत की अपनी कुछ तरजीहात होती हैं और उसमें कुछ सियासी वजूहात भी होती हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी प्रेशर भी होता है। अब वो चूँकि मसला ये है, पाकिस्तान में जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था तो उस वक़्त भी एक पॉलिसी दी गई थी और जो मजहबी तालीमी इदारे हैं उनमें एक्सट्रीमिज़्म के तसव्वुर को ख़त्म किया जाएगा। फिर उसके बाद रफ्ता-रफ्ता इसको मज़ीद मेन स्ट्रीम करने के लिए इनके साथ मुआहदात भी हुए और फिर उसके बाद पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से भी पिछली हुकूमत ने एक मुआहदा साइन किया था जिसमें 8,000 के करीब उलमा ने दस्तखत किए हैं कि हम जो एक्सट्रीमिज़्म की जो पॉलिसी उसके मुताबिक सबने उसको एग्री किया है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि पाकिस्तान में मदारिस बुनियादी तौर पर तालीम जो दे रहे हैं ये तालीम के इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है और ना ये रजिस्टर्ड है, ये ना इनको सरकारी सतह पर तालीमी इदारा कंसिडर किया जाता है। तो इस हुकूमत की भी बहरहाल पिछली हुकूमतों की तरह यही ख्वाहिश थी कि हम से इन तमाम जो पहले से 5 वफाकुल मदारिस हैं उनके साथ जो इन्होंने मुआहदा किया था 2019 अगस्त में, उस मुआहदे की शिक में ये बात तयशुदा थी कि वे 5 वफाकुल मदारिस के जितने भी मदारिस उनके साथ मुल्हिक हैं वो सब के सब एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन बस कुछ सियासी मसलहतें ऐसी थी जो आड़े आई हैं जिसकी वजह से ये मामला रुक गया। अब हुकूमत को एक FATF का प्रेशर और दूसरी और भी कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर इनको डिक्लेयर करना था कि ये किसी न किसी तरह से एजुकेशन के साथ लिंक्ड हो जाए। तो उन्होंने एक नई कोशिश की और नई कोशिश में यही सूरत हाल सामने आई कि पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे वफाकात जिनकी बहुत पहले से अपनी तरजीह थी बोर्ड बनाने की और वो इन 5 वफाक के साथ कभी भी नहीं मिले, उन लोगों को या उनके जिम्मेदारों को जो है वो मरकजी धारे में लाने के लिए उनको बोर्ड का दर्जा दे दिया गया और अब उस कोशिश की वजह से तकरीबन 7 से 8,000 मदारिस जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हो गए हैं और मजीद भी उसमें काम जारी है। जहाँ तक सवाल यह है कि ये अब मामला दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन देखें मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि आप मसलकों की बुनियाद पर इनको तकसीम मत करें। हमारा पूरा एक निज़ाम एक होना चाहिए। अब बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि देवबंदी मकतब फ़िक्र के 3-4 बोर्ड बन गए हैं, अहले हदीस मकतब फ़िक्र के 2-3 बोर्ड बन गए हैं, इसी तरह अहले सुन्नत बरेलवी मकतब फ़िक्र के 2-3 बन गए हैं, फिर अहले तशय्युअ के भी 1-2 बन गए हैं। तो आपने तो तक़सीम दर तक़सीम का सिलसिला जो है उसके दरवाजे आपने खोल दिए। तो आप जिस इत्तेहाद, यकजहती और इत्तेफाक की बात करते हैं वो कैसे पैदा होगी? वो तक़सीम करने से तो नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये हुकूमत की अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं, उस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक यकसा निसाब तालीम की बात है, यकसा निसाब तालीम का जो तसव्वुर है, आपने अगर फेडरल मिनिस्टर साहब की तकरीरें और उनके तकरीरों के मतन पढ़े हों, देखे हों, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें दीनी मदारिस में जो निसाब पढ़ाया जाता है उस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी दीनी मदारिस का अपना दर्स निज़ामी का जो निसाब है वो अपनी जगह पर तयशुदा है, उसको कोई नहीं हिला सकता। अलबत्ता दीनी मदारिस के उस निसाब में जो असरी उलूम को शामिल किया गया है वो 5वीं और 6ठी जमात तक शामिल किया गया है। यानी इस वक़्त पाकिस्तान में जो यकसा निसाब तालीम का काम हुआ है वो 6ठी जमात तक हुआ है। अभी उनके चैलेंजेस आगे बाकी हैं और उनको मैट्रिक तक लेके जाना है। अब देखना ये है कि ए लेवल, ओ लेवल और मैट्रिक और इंटर के दरमियान इनकी किस हद तक इनको कामयाबी हासिल होती है। अगर इसमें यकसा निसाब का मामला हल हो जाता है
تو شاید ہم ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اس کو ہم مطلب ایکسیپٹ کر لیں گے اور ہم ایک بہت اچھے نتیجے کی طرف جائیں گے. لیکن اصل جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یکساں نصاب تعلیم سے دینی مدارس کا نظام اور دینی مدارس کا نصاب اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے, اس کا نظام کچھ بہتر ہو سکتا ہے تعلیمی اعتبار سے؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, کیونکہ دینی مدارس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور دینی مدارس کے جو نصاب درس نظامی کا ہے وہ ہر ایک نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے, اور ہر ایک کی اپنی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایسے علماء پیدا کریں جو خالصتاً للہ فی اللہ دین کی دعوت کو آگے پھیلائیں اور معاشرے میں اپنا ایک رول پلے کریں. لیکن اب ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ دینی مدارس جو پاکستان میں بڑی سطح کے ہیں, نامور مدارس ہیں, ان سب نے اپنے اسکول بھی کھول لیے ہیں, اپنے کالجز بھی کھول لیے ہیں, اور اب وہ انسٹیٹیوٹ کا بھی درجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. گویا کہ پیرلل دینی مدارس جو ہے ان کو اس بات کا خود احساس پیدا ہو چکا ہے کہ ہم معاشرے میں عصری تعلیم کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو دینی مدرسے کی سند ہے اس کی معاشرے میں کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے. یعنی کہیں پر بھی سرکاری جاب کے لیے جایا جائے تو درس نظامی کی سند کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. تو عصری تعلیم کو بہرحال انہوں نے بھی کنسیڈر کیا ہے اور بالآخر قبول کر ہی لیا. بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب. آپ کی کچھ اچیومنٹس کی طرف چلتے ہیں اور اس کے پیچھے جو راز نہاں ہے, جو پوشیدہ راز ہے, اس کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے 8 مختلف وزرائے اعظم اور وفاقی وزراء سے قومی سیرت ایوارڈ اور سند امتیاز حاصل کیا. اس کی کیا ریزن ہے سر, جو آپ کے ایریا کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے آج یہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں؟ نہیں, میں نے تو کوئی اتنا خاص نہیں لکھا. ظاہر ہے یہ تو ایک مقابلے کی صورت ہوتی ہے, اور ہر سالانہ وزارت مذہبی امور ایک سالانہ مقابلہ اس منعقد کرتی ہے جو سیرت آرٹیکل ایک موضوع کے حوالے سے ہوتا ہے. اس میں پورے پاکستان سے لوگ لکھتے ہیں اور پورے پاکستان سے لکھنے والوں کو اس میں نمائندگی حاصل ہوتی ہے, اور بالآخر ایک مقابلے کی صورت میں بس ایک یہ ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والی پوزیشن ہوتی ہے, تو بس اس میں کوشش کرتے ہیں لکھنے کی. لیکن دیکھیں, سیرت کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس کے بغیر ہم بحیثیت مسلمان ہماری اپنی شخصیت اور ہمارا اپنا کردار مکمل نہیں ہوتا. اگر ہم سیرت کو محض لکھنے کی حد تک, محض بولنے کی حد تک اور محض دعوے کی حد تک رکھیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ سیرت کا معاملہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے تمام امور کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہے. موضوعات کی تقسیم تو اپنی جگہ پر ہے, یعنی حکومت ایک موضوع دے دیتی ہے یا کہیں پر بھی کسی کانفرنس کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس میں کتنے یقین کے ساتھ اس موضوع کا اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کو انصاف سے آپ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کون سے ایسے نکات ہوتے ہیں اس موضوع کے زیر بحث کہ جس پر آپ لکھیں اور وہ سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہو, معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی انعام اور لالچ کے اس سیرت کے موضوع پر لکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں اور روز قیامت کے دن محفوظ ہو جائے. پہلی نیت تو یہی ہونی چاہیے. دوسری نیت یہ آپ کی ہونی چاہیے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد لکھنے کے حوالے سے سوسائٹی کو, آنے والی نئی نسل کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. عمومی طور پر جو ریسرچ کا ہمارے یہاں معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کٹ پیسٹ والا معاملہ بہت زیادہ ہے اور سیکنڈری سورسز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر مقالے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. میں مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے ایگزامینر بھی ہوں, ایم فل پی ایچ ڈی کا میرے پاس کچھ مقالے بھی آتے ہیں, اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے باہر افسوس بھی ہوتا ہے کہ معاملات اچھے نہیں ہیں. مطلب جو تحقیق کا ایک معیار ہونا چاہیے وہ بہت ہی کمزور ہے. خدا کرے کہ یہ چیزیں ہمارے جو سپروائزر ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں بیٹھنے والے وہ ان کو سکھا سکیں, ان کو کچھ بتا سکیں. سیرت کا موضوع چونکہ آپ نے چھیڑ ہی دیا تو میں صرف اس میں 2-3 باتیں عرض کروں کہ دیکھیں, جب تک آپ کو زمینی حقائق
یعنی جو آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے پیش نظر جو معاملات ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے موضوع پر نہیں لکھیں گے یا اس سے نتیجہ نہیں نکالیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی، اور نہ ہی لوگ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیشہ ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ آپ تحقیق کے جو معیارات ہیں، جو بنیادی سورسز ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع کی جامعیت کو لکھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو آگے پیش کر دیں۔ ہمارے ہاں ریسرچ کے حوالے سے بھی طلباء کا یہ معاملہ بہت کمزور ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں عموماً جو تحقیق کرنے والے طلباء آتے ہیں وہ ڈگری کے لیے آتے ہیں، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ایم فل کی پی ایچ ڈی کی سند مل جائے تاکہ ہمیں ایک اچھی نوکری مل جائے۔ میں اپنے تئیں اگر یہ بات کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا تردد بھی ہو رہا ہے، میں نے اب تک جتنی تعلیم حاصل کی ہے نوکری کے لیے نہیں کی، ورنہ میں آج کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہوتا۔ میں نے صرف اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے، میں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، میں نے آئی آر کی تعلیم حاصل کی، میں نے اور مختلف شعبوں میں جو کام کیا صرف اپنی ذات اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، کہ میرے اندر کچھ خصوصیت، کچھ اچھی چیزیں پیدا ہو جائیں اور میں معاشرے کا ایک اچھا انسان کہلا سکوں۔ میں نے ان ڈگریوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان چھوٹی موٹی ڈگریوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چھوٹے چھوٹے مقام بھی مجھے عطا کر دیے۔ یہ اللہ کا بےحد کرم ہے، اس نے اپنی رحمت سے نوازا ہے مجھے۔ ہمارے یہاں جب تک تعلیم کے میدان میں یہ تصور ختم نہیں ہوگا کہ ہم نے نوکری کرنی ہے ان اسناد کی بنیاد پر، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لیجئے، اور بالخصوص جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تقابل ادیان کے حوالے سے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے دیگر مذاہب کے لوگوں کو میں تعلیم کا جو تصور ہے وہ نوکر بنانے کا نہیں ہے، بلکہ ایک تخلیقی صلاحیت کو ابھارنے کے حوالے سے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسی صورت نہیں پیدا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے اس طرح کا کوئی مزاج پیدا ہو اور تخلیقی صلاحیتیں بھی ابھریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ریسرچ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت اچھا گائیڈ کیا جو اس ایریا میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ریسرچ کا مطلب آپ کا ڈگری لینا نہیں ہے۔ آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو اس میدان میں، اس فیلڈ میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں، ڈگری تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جو آخر میں یہ بتائیے گا کہ مذہبی اتحاد کے لیے ہماری سوسائٹی میں کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا حساس نوعیت کا سوال کیا ہے، اور یقین کیجئے کہ اس پر تو میری بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اب دیکھیں، میری اپنی ایک لائبریری ہے مجلس علمی۔ اس لائبریری کی شناخت نہ دیوبندیت ہے، نہ بریلیت ہے، نہ اہل حدیثیت ہے، نہ اہل تشیع ہے، نہ کسی اور مسلک اور مکتب فکر سے اس کی شناخت جڑی ہے۔ ہمارے ہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو لائبریریاں ہوتی ہیں یہ اتحاد قائم کرنے کا سب سے اہم مرکز ہوتی ہے۔ دوسرا، اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کا مرکز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی درسگاہیں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جو آپ کا اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا مرکز ہوتی ہے وہ آپ کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری تعلیم اور درسگاہوں کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی اتحاد و اتفاق کی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ جہاں کی نظر آتی ہے وہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ عبادت گاہوں کی صورتحال بھی دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی یہی معاملات ہیں۔ لیکن بہرحال اس پر موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہمیں سماجی طور پر ہم کسی کے عقائد اور نظریات کو نہیں چھیڑنا چاہتے، اور نہ ہی کسی کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ سماجی طور پر ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح سے رابطے اور تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مشکل کام، مشکل بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ راکٹ سائنس ہے۔ اتفاق پیدا کرنا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے۔ میں ابھی جو میرا حال ہی کا سیرت پہ موضوع تھا، اور وہ یہی تھا کہ اتحاد اور اتفاق کے لیے مدارس، مساجد
खानकाहें और इमाम बारगाहों का किरदार, ये वही है कि माशरे में आप किस तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है और एक दूसरे के इदारों में जाके उनको अप्रिशिएट करना है। आप दावत तो दीजिए, अपनी मस्जिद में दूसरे मकतब फिक्र के किसी आलिम को दावत दीजिए कि आज आपने जुम्मे की तकरीर आपने करनी है। ये दिल तो बड़ा करें। जब हम दिल बड़ा करना शुरू कर देंगे ना, यकीन कीजिए कि हमारे माशरे में ये जो इफ़रात और तफरीत की और ये नफ़रतों की और ये तफरीक और तक़सीम की जो बातें हैं, ये लकीरें खुद ब खुद मिटती चली जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की आपने, और ऑलरेडी ये फील किया जा रहा है कि हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं, कई उलमा कराम हैं जो इस तरह का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब एक मकतबा फ़िक्र के उलमा दूसरी मकतबा फ़िक्र की मसाजिद और इमाम बारगाहों में जाते हैं और वहाँ की पब्लिक से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए, आपने हमें टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आज गुफ्तगू की है ये हमारी सोसाइटी में मजहबी हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, रवादारी के हवाले से ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी और लंबे अरसे के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। सर आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे सवालात आपने किए और मेरी कोशिश थी कि मैं वो पैगाम दे सकूं जिससे हमारे माशरे में मोहब्बत, अमन और प्यार के फूल खिले। हम सब एक गुलदस्ते की हैसियत रखते हैं, यानी हमारा ये पाकिस्तान जो है ये एक बाग की हैसियत रखता है। बाग में आपको पता है कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं और मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, मुख्तलिफ खुशबू के फूल होते हैं। कांटे हिफाजत के लिए होते हैं, लेकिन हमें इन कांटों से नहीं डरना और उन फूलों की हिफाजत करनी है, क्योंकि यही बाग की खूबसूरती है। और हम जब तक मोहब्बत, प्यार, अमन और आदशी का पैगाम आम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के करीब नहीं जा सकते। हमें सबको दोस्त बनाने की कोशिश करना है। हम जब तक सबको दोस्त नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक कोई हमारी बात नहीं सुनेगा और कोई हमारे करीब भी नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।